नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज रविवार है और रविवार का ये विशेष सत्र है, विशेष सेशन है, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि राजस्थान में जो भौगोलिक बदलाव होने वाला है उस पे अपन एक पूरे विश्लेषण रिपोर्ट के साथ में बात करेंगे। संपूर्ण प्रक्रिया को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो बदलाव भौगोलिक व्यवस्था में आने वाले हैं राजस्थान में, वो कब तक होने की संभावना है और अब तक कैसे कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है। इस संपूर्ण सेशन के अंदर सारी एक एक चीज को अपन बारीकी से समझेंगे। अब यदि आप देख पा रहे हो, 33 जिले वाला खेल खत्म होने वाला है। 33 जिले बहुत जल्द समाप्त होकर जिले बढ़ने वाले हैं। ये सुगबुगाहट बहुत पहले से चली आ रही है और बहुत पहले से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन अब जाकर परिणाम सामने आने की संभावनाएं नजर आने लग गई है। एक एक चीज पे साथियों अपन बात करेंगे, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अहम रोल निभाने वाला है। अब तक अपन पढ़ते थे 33 जिलों वाली व्यवस्था राजस्थान के अंदर पढ़ते थे कि राजस्थान के 33 जिले हैं और ये है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे देखो आम जनता द्वारा ये मांग उठाई जाती है कि उनके आसपास के क्षेत्र को जिला बनाने की मांग उठाई जाती है। इससे क्या होता है, जिला मुख्यालय उनके पास में हो जाता है। कई सारे जो ऐसे काम होते हैं वो बहुत सुलभ हो जाते हैं आम जनता के लिए। तो ये विधायक और सांसद के माध्यम से ये मांग उठाई जाती है और उसके बाद में जो है ऐसे ही ये भी नहीं है कि आंख बंद करके कि जिसको मर्जी पड़ा उसको जिला बना दिया। इसके लिए विशेष पैरामीटर्स होते हैं, उनके मद्देनजर जो बिल्कुल ही सटीक बैठता है उसके आधार पे जिले नए बनाए जाते हैं। वो क्या पैरामीटर्स होते हैं वो भी अपन समझेंगे। यदि आप देख पा रहे हो साथियों यहाँ पे, तो इस चीज को समझना कि वैसे जिला गठन के लिए अलग अलग समितियां बनती आई है, लेकिन अब जो जिलों में बदलाव होगा उनके लिए राम लुभाया समिति का गठन किया गया था, जो अपन ने करंट अफेयर्स वाली क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो रिटायर्ड आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में एक्सरसाइज मार्च 2022 में इस कमेटी का गठन किया गया था और इन्हें पाबंद किया गया था कि आप 6 माह के भीतर रिपोर्ट पेश करेंगे कि किन को नए जिले बनाए जा सकते हैं। उस समय संभावना यह जताई गई थी कि 5 से 6 नए जिलों का गठन का सिफारिश राम लुभाया समिति कर सकती है। लेकिन अब साथियों बात यह है कि जब इसको उस समय 6 माह के भीतर रिपोर्ट आने की संभावना थी, लेकिन रिपोर्ट आने में देरी होने के कारण इनका टाइम पीरियड यानी कि इनकी जो है ड्यूरेशन इनकी बढ़ाई गई है। तो राजस्थान में नए जिले बनाए जाने मतलब लंबे समय से हो रही मांग को देखते हुए एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हुई है। ज्ञात हो कि वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार ने राम लुभाया कमेटी का गठन नए जिले बनाए जाने के उद्देश्य से किया गया था, जिसे दिसंबर 2022 तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इसका कार्यकाल अब मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मार्च तक के लिए बढ़ाया है और अब ये बातें निकल के सामने आई है कि अब जो बजट की घोषणा होगी उस बजट में नए जिलों की सौगात मिलने वाली है, नए जिलों की घोषणा होने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि राम लुभाया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो दे दी है और उसमें नए जिलों की अनुशंसा कर दी गई है, उन्हें मतलब सुझा दिया गया है। तो अब देखते हैं अपन कि राम लुभाया को कौन से क्षेत्र ने लुभाया है। ठीक है, एक एक चीज को समझते हैं। अब सबसे पहले साथियों ये समझे कि अभी तक राजस्थान में जो जिलों का गठन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है। तो राजस्थान का गठन वैसे देखा जाए तो एकीकरण जो 7 चरणों में चला उसके आधार पे राजस्थान एक एकीकृत इकाई के रूप में सामने आया, लेकिन जैसे जैसे फिर आगे आगे जिले बढ़ते गए, तो यदि अपन ध्यान देते हैं और अपन ने समझा है कि एकीकरण प्रक्रिया के समय राजस्थान में कितने जिले थे, 25 जिले थे। जब एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय 25 जिले थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यदि देखा जाए कि स्वतंत्रता के बाद कुल कितने जिलों का गठन हुआ है, तो 8 जिलों का स्वतंत्रता के बाद गठन हुआ है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गठन हुआ है। और वर्तमान अस्तित्व यदि देखें तो वर्तमान में राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। कितने हैं, 33 जिले हैं, जो आप यहां पे देख पा रहे हो। और संभागीय व्यवस्था वर्तमान में राजस्थान में लागू है। संभागीय व्यवस्था लागू हुई, बंद हुई, फिर लागू हुई, और अब संभागीय व्यवस्था में भी परिवर्तन आएंगे। न सिर्फ भूगोल बदलेगा बल्कि इतिहास, राज व्यवस्था, सब कुछ बदलेगा। कैसे प्रभावित होंगे विद्यार्थी, कैसे प्रभावित होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, उन्हें अपने पढ़ने की शैली में क्या बदलाव करना है, कब से बदलाव करना पड़ेगा, इस पूरी अपन संपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि देखते हैं जिलों के क्रम को, देखते हैं कि कैसे गठन हुआ है, तो सबसे पहले यदि अपन देखेंगे तो 26वां जिला, 25 जिलों के बाद में 26वां जिला बना है 1 नवंबर 1956 को।
अजमेर बना है। उसके बाद में धौलपुर बना है 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला। फिर 12 बना है। इन तीनों का एक साथ ही मतलब गठन हुआ है और अल्फाबेट के हिसाब से इनको रखा गया है क्रम में। तो आप भी याद रखें, BDR से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 10 अप्रैल 1991, ये भी 10 अप्रैल 1991 और ये भी 10 अप्रैल 1991, BDR से ध्यान रख सकते हो। 12 दौसा राजस्थान। तो ये 28, 29, 30वें जिले हो गए। फिर उसके बाद में हनुमानगढ़ को जिला बनाया गया 12 जुलाई 1994, 31वां। फिर करौली को नया जिला बनाया गया 19 जुलाई 1997, 32वां। और फिर प्रतापगढ़ को बनाया गया 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला वसुंधरा सरकार के समय। प्रतापगढ़ को जो जिला बनाया वो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसको जिला बनाया गया है। और यहां पे ये जो देख पा रहे हो ये 7 संभाग है। अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर 33 जिले और 7 संभाग है, लेकिन आने वाले समय में ये दोनों ही स्थिति बदलने वाली है। बहुत कुछ बदलने वाला है। सारे मतलब तथ्य जो है ऊपर नीचे होने वाले हैं सब कुछ। तो यहाँ पे यदि अपन देखते हैं तो ये संभागीय व्यवस्था के अनुसार ये जिले हैं। और नवीनतम जिला अभी वर्तमान में देखा जाए तो अपना नवीनतम जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है, ठीक है ना। प्रतापगढ़ नवीनतम है, जिसको यदि आप देखोगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऊंची बांस से प्रतापगढ़, यानी कि ऊ से उदयपुर, ची से चित्तौड़गढ़ और बांस से बांसवाड़ा। तो ऊंची बांस से प्रताप बना, ये ट्रिक आपको बताई थी, याद करवाई थी। और ये जो है प्रतापगढ़ के बारे में तथ्य था। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। यदि देखें साथियों कि अब तक की संभागीय व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन और कैसे कैसे परिवर्तन हुए अब तक, और फिर अपन बात करेंगे कि आगे क्या हो सकते हैं। तो अब तक की यदि संभागीय व्यवस्था देखें तो राजस्थान में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी द्वारा की गई, जो 24 अप्रैल 1962 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, जिसे पुनः शुरू किया जनवरी 1987 में हरदेव जोशी ने इन्हें संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। और 1949 में जो शुरू में 5 संभाग थे उसमें थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। और यदि आपको याद हो और आप नियमित जुड़े हुए हैं चैनल से, तो आपको जब ये चीजें पढ़ाई तब आपको एक ट्रिक बताई थी, जजोबी यूके। इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 5 शुरुआती संभाग कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। जजोबी यूके से आपको याद करवाया था और फिर बताया था कि जजोबी यूके अभी से मैंने ये बताया था कि बाद में जो बने हैं अ से अजमेर और ब से भरतपुर, जो बाद में बने नवीनतम संभाग जो अपन कहते हैं वो भरतपुर नवीनतम संभाग बनाया गया, ठीक है ना, 4 जून 2005। तो 2005 के बाद में संभागीय व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ, न कोई नया संभाग बना, न किसी को तोड़ा गया। और 2008 के बाद में जिलों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये एक लंबे अंतराल के बाद एक बदलाव होने जा रहा है। तो अब संभागीय व्यवस्था भी बदलेगी और जिले भी बदलेंगे। साथियों बात करते हैं अब आगे, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। नए जिले बनाने से संबंधित अब तक कितनी समितियां जो है गठित की जा चुकी है? अलग अलग समितियां गठित हुई है हमेशा ही। तो यहां पे यदि बात करें साथियों, अपन बात करते हैं परमेश चंद्र समिति की। परमेश चंद्र कमेटी जो है, इसकी सिफारिश से प्रतापगढ़ नया जिला बना है। और आपको मैंने बताया था ऊंची बांस से प्रताप बना, ये बताया था, यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, इससे जो है ये प्रतापगढ़ को बनाया गया। लेकिन अब ये नवीनतम की श्रेणी से निकल जाएगा, क्योंकि नए जिले जो है दूसरे बनने वाले हैं। तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर यह बनाया। फिर एक GS संधू कमेटी का गठन किया गया। इसके द्वारा राजस्थान में 24 जिले, नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। और वर्तमान में जो है राम लुबाया कमेटी है, वो राम लुबाया कमेटी नए जिलों का, क्षेत्रों का आकलन और नए जिलों की सिफारिश से संबंधित कार्य कर रही है। और अब राम लुबाया कमेटी ने यह बताया जा रहा है कि रिपोर्ट अपनी दे दी है, जिसके अंदर अब नए जिलों के लिए प्रस्ताव दिए गए हैं। अब बात करते हैं अपन की क्या बदलाव, अब नए जिले किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले साथियों बात करें कि नए जिले अपन सुनते तो है, लेकिन नए जिले बनते कैसे, क्या पैरामीटर तय किए जाते हैं, किस आधार पर नए जिलों को बनाया जाता है, इसकी अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो यदि अपन देखें कि नए जिले बनाने का क्या पैरामीटर होता है, तो नंबर 1 सबसे पहले ध्यान रखना कि वर्तमान जिला मुख्यालय से दूरी न्यूनतम 50 किलोमीटर होनी चाहिए। जो नया जिला बनाने जा रहे हैं उसकी दूरी वर्तमान जो जिला मुख्यालय है उससे 50 किलोमीटर कम से कम होनी चाहिए न्यूनतम। नंबर 2 जो पैरामीटर है, जिला स्तरीय कार्यालय जैसे कलेक्ट्रेट, SP ऑफिस, जिला न्यायालय, राजकीय कॉलेज आदि के लिए दफ्तरों के भवनों की व्यवस्था होनी चाहिए।
कि भाई नया जिला बना रहे हैं तो ये सारी चीजें वहां पे बनाई जाएगी। यदि उस क्षेत्र में ये सब बनाने की जगह नहीं है, आबादी क्षेत्र बहुत ज्यादा है, ऐसी जगह नहीं मिलती है, तो ये पैरामीटर फिर वहां पे काम नहीं करता है। इसलिए इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। नंबर 3 जो है कि न्यूनतम 2 से 4 तहसील और उपखंड मुख्यालयों का शामिल होना जरूरी है। भविष्य की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के आर्थिक संसाधन मौजूद हो। भाई भविष्य में प्रशासनिक कई सारी आवश्यकताएं महसूस होगी, उनके लिए आर्थिक संसाधन वहां पे मौजूद होने चाहिए उस क्षेत्र के अंदर। साथ ही क्या है, 2 से 4 तहसील और उपखंड मुख्यालय शामिल होने चाहिए। ये तीसरा पैरामीटर है। चौथे पैरामीटर की बात करें तो क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा व रेल परिवहन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि कम्युनिकेशन वो किसी क्षेत्र से जो है दूसरे क्षेत्रों से बिल्कुल टच में होना चाहिए। ये सारी चीजें वहां पे होनी आवश्यक है। यदि 5वें पैरामीटर की बात करें तो सरहदी क्षेत्र में होने पर सेना या केंद्र की किसी एजेंसी या मंत्रालय की आपत्ति ना हो। भाई कोई बॉर्डर एरिया के अंदर पड़ रहा है, सरहदी क्षेत्र में है, तो वहां पे दिखती बात है कि सेना का नियंत्रण होता है, सेना की गतिविधियां होती है, तो वहां पे उन्हें किसी तरह की आपत्ति नहीं हो नए जिले को बनाने से संबंधित, ये भी वहां पे ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 6 बात करें तो पड़ोसी राज्यों से कोई सीमा विवाद ना हो। ठीक है ना, पड़ोसी राज्यों से किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ध्यान पड़ियो कि अपा जमीन लेवाने गया और जमीना में तो भैया भाई और लपड़ो है, तो अपा खुद भी जमीन में हाथ निकालो, अरे भाई आ तो लपड़े वाली है, मान लो रजिस्ट्री करा दे, दूजो भाई ऑब्जेक्शन ठोक दे, बाद में कहीं करा, तो मतलब आपस में आसपास किसी से सीमा विवाद किसी तरह का नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्तर पर कोई विवाद न हो, जनता की मांग भी होनी चाहिए। अच्छा, खाली मतलब नेता कहने को नहीं है, जनता तो चाहती नहीं है कि हमारा क्षेत्र जो है ये नया जिला बने, और सिर्फ विधायक या सांसद या कोई नेता कह दे तो उस आधार पे भी जिला नहीं बनाया जाता है। जनता की मांग भी होनी चाहिए तभी जिला बनाया जाता है। वैसे जनता मांग करती है क्योंकि जनता को ये सुविधा ही होती है नए जिले के बनने से संबंधित। अब बात करें कि प्रस्ताव कौन कौन से दिए गए थे। वैसे जो बात करें अभी जो सुनने में आ रहा है उसके आधार पे तो ये जिले 7 जो है नए जिले बनेंगे ये सुनने में आ रहा है, और लगभग बता रहे कि 90% ये ही जिले बनने तय है। लेकिन प्रस्ताव कहां से, किस क्षेत्र से किस का प्रस्ताव दिया गया था जिला बनाने के लिए, उसके बाद में पूरा ही उसके ऊपर शोध किया जाता है, पूरी जानकारियां जुटाई जाती है, ये पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं और उसके बाद में नए जिलों का गठन होता है। तो ये यदि देखें तो जयपुर से साथियों किस के प्रस्ताव हुए थे, जयपुर से दूदू, कोटपुतली, शाहपुरा, सांबर और फुलेरा की मांग की गई थी। अजमेर से ब्यावर, किशनगढ़ और केकड़ी की मांग हुई थी। जोधपुर से भोपालगढ़, फलोदी और ओसिया की मांग हुई थी, प्रस्ताव दिया था। बीकानेर से नोखा और लूणकरण की हुई थी। श्री गंगानगर से अनूपगढ़ और सूरतगढ़ की गई थी। सीकर से नीम का थाना, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की गई थी। नागौर से डीडवाना, कुचामन और लाडनू की गई थी। भीलवाड़ा से शाहपुरा की मांग की गई थी। बाड़मेर से बालोतरा की मांग थी। झुंझुनू से नवलगढ़ और उदयपुर वाटी की मांग थी। चूरू से तारानगर, सुजानगढ़, रतनगढ़ और राजगढ़। अच्छा, इसके अलावा सुजला क्षेत्र की भी मांग कर दी थी। आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर सुजला क्षेत्र नाम से नया जिला बनाने की यह भी मांग की गई थी। यदि बात करें अलवर की तो भिवाड़ी, बहरोड, कोट कासिम और मानसूर की मांग की गई थी। भरतपुर की बात करें तो नदबई, बैर और बयाना के प्रस्ताव थे। दौसा से बांदीकुई का प्रस्ताव था। बूंदी से केशुराय पाटन का प्रस्ताव था। जालोर से भीनमाल का प्रस्ताव था। पाली से सुमेरपुर और बाली के प्रस्ताव थे। धौलपुर से बाड़ी का प्रस्ताव था। चित्तौड़गढ़ से रावत भाटा और निम्बाहेड़ा का। टोंक से देवली का, डूंगरपुर से सागवाड़ा का और हनुमानगढ़ से भादराव और नोहर का प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है ना, फिर उसके बाद में पूरा मंथन किया जाता है और फिर निकाली जाती है रिपोर्ट कि अब ये है। और इनमें से ये जो प्रस्ताव थे, इनमें से अब ये जिले बनने की जो नई आगे जो रिपोर्ट रामलुबैया कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके अनुसार अजमेर से ब्यावर को जिला बनाने के लिए रिपोर्ट में बताया गया है। जो भी सूत्रों से जैसे इंफॉर्मेशन आई है वो यही है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन फाइनल नहीं है, ये भी बता दूं। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट आने के बाद भी कई सारे विधायक, कई सारे सांसद एक्टिव होते हैं और अपने अपने क्षेत्र को जिला बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाता है, जनता द्वारा भी मांग की जाती है। तो फिर भी क्या है, यदि इसमें फिर कई सारी उठापटक होती है तो कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो विश्लेषण बता रहा हूं मैं वो संभावित है, और संभावित लगभग 90% ये तय ही माना जा रहा है। लेकिन कहीं से कोई ज्यादा जोर लगाया जाए या कहीं से कुछ ज्यादा ऐसे आती है बात सामने तो फिर उसमें बदलाव भी हो सकता है। ठीक है, तो अजमेर से बनेगा ब्यावर, बाड़मेर से बनेगा बालोतरा, अलवर से भिवाड़ी,
सीकर से नीम का थाना, नागौर से कुचामन सिटी, और चूरू से सुजानगढ़ और जोधपुर से फलोदी। ये 7 नए जिले बनने वाले हैं और इसी के साथ में फिर हो जाएगी राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी, 33 से बढ़कर हो जाएगी 40। अच्छा, अब कई विद्यार्थी ये सोचते हैं सर 40 हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे तो क्या हमारे आसपास के क्षेत्र में जैसे ये नहीं आ रहा या कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। बदलाव कैसे होगा मैं बताता हूं, पढ़ाई में कैसे प्रभावित होगा वो मैं बताता हूं। कि जिले बनने का मतलब है कि अब अपने जो संभागीय व्यवस्था पड़ी वो भी बदलेगी। 7 संभाग की जगह अब 10 संभाग बनने की संभावनाएं बताई जा रही है और 10 संभाग बनते हैं तो जो संभाग आपने पढ़ रखे हैं पहले उसमें से जिला दूसरे संभाग में शिफ्ट होगा, नए संभाग के अंदर बनाए शिफ्ट किए जाएंगे। न सिर्फ अभी तक आप जैसे कोई भी पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान से बॉर्डर वाला पढ़ रहे हैं तो उसमें अपन ने जितने जिलों की संख्या पढ़ी अब उनको बदल के पढ़ना पड़ेगा। यदि आप जलवायु पढ़ रहे हैं, यदि आप मिट्टियां पढ़ रहे हैं, सारी चीजें बदलेगी। अच्छा, कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक स्थल पढ़ रहे हैं, कोई कला पढ़ रहे हैं तो उनका भी जिला फिर अपन को अलग से याद करना पड़ेगा, अलग से उसके अंदर भी प्रभाव आएगा। अच्छा, पढ़ाई में और बदलाव क्या आएगा मैं बताता हूं आगे। जो सचिन तेंदुलकर कैटेगरी के विद्यार्थी है उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान होने वाला है और वो किस तरीके से बचेंगे और कब तक मतलब ये अमल में आएगी, कब तक प्रभावी होगी, उस पर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अब जो है 10 संभाग और 40 जिले राजस्थान में बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर तो सबसे पहले यदि बात करें अपन जयपुर संभाग की तो जयपुर संभाग के अंदर पहले थे कितने, 5 जिले थे, जबकि अब जो है इसके अंदर देखो पहले वाले जिले जो थे उसमें अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और दौसा, ये 5 जिले थे। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र संभाग था जिसके अंदर 5 जिले थे, बाकी में किसी में 4 थे, किसी में 6 थे, तो ये एकमात्र था। अब इसके अंदर जो है ये पहले की स्थिति थी, अब स्थिति क्या होगी कि अब इसमें जयपुर रहेगा, दौसा रहेगा, अलवर और भिवाड़ी जो नया बनेगा वो इसके अंदर मिला दिया जाएगा और फिर जिलों की संख्या हो जाएगी 4। ठीक है, ये जयपुर संभाग की स्थिति रहने वाली है। फिर बात करें सीकर, तो ये पूरी तरीके से नया संभाग बनेगा, सीकर संभाग पूरी तरीके से नया बनेगा। पहले संभाग नहीं था, अब नया संभाग बनेगा और यदि इसमें देखा जाए तो जयपुर से इसके अंदर सीकर और झुंझुनू मिलाए जाएंगे, जो सीकर और झुंझुनू यहां थे वो जयपुर से मिलाए जाएंगे। बीकानेर से चूरू मिलाया जाएगा। अच्छा, चूरू शेखावाटी क्षेत्र अपन वैसे भी कहते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू देखो तीनों ही एक ही जिले के अंदर आ जाएंगे और नया गठित जिला नीम का थाना जो नया बनेगा वो भी इसके अंदर सीकर के अंदर अपने सीकर संभाग के अंदर मिलाया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति रहने वाली है इसकी। और सीकर संभाग में फिर स्थिति क्या हो जाएगी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, और ये भी जिले कितने हो जाएंगे, 4 जिले। ठीक है, ये स्थिति रहने वाली है सीकर संभाग की। यदि यही व्यवस्था, यही जिले नए बनते हैं तो ये स्थिति रहेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कोई बदलाव होता है तो फिर थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, लेकिन यह तय है कि आने वाले समय में अब बहुत जल्द ये परिवर्तन होने वाला है राजस्थान के भूगोल के अंदर। ठीक है, अब बात करें अपन बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर में अपन ने 4 जिले पहले पढ़े हैं। बिग चूहा नाम से ट्रिक पढ़ी थी अपन ने, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, ये 4 जिले पढ़े थे। यदि अपन नक्शे में देखें तो देखो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, ये 4 जिले पहले थे इस संभाग के अंदर। अब यदि ये स्थिति रहती है तो फिर इसमें बीकानेर और गंगानगर ये ऐसे के ऐसे जैसे इसके अंदर आ गए और हनुमानगढ़ आ गया। ठीक है, लेकिन नया गठित जिला सुजानगढ़ इसके अंदर आ जाएगा और चूरू निकल चुका है। ठीक है, तो इसकी स्थिति भी फिर बीकानेर संभाग की भी स्थिति बदलने वाली है। फिर बात करें अपन जोधपुर संभाग की, तो पहले अपन जोधपुर संभाग में पढ़ते थे कि 6 जिले थे। पहले कितने, 6 जिले पढ़ते थे, जे बाशिपा वाली ट्रिक पढ़ी। अब जो है पहले वाले जिले जो थे वो जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही और पाली, ये अपन ने पढ़ रखे हैं। अब आने वाले समय में 4 जिले ही होंगे इसके अंदर, जोधपुर और पाली तो इसके अंदर रहेंगे, लेकिन फिर नागौर जुड़ेगा इसके अंदर और जोधपुर से जो फलोदी नया गठित जिला होगा, नवगठित, वो जुड़ेगा। अजमेर से इसके अंदर नागौर जुड़ जाएगा और नवगठित फलोदी मिलाने की संभावना इसके अंदर रहेगी। तो ये नक्शा जो है वो फिर संभागीय नक्शा जो है वो बदलेगा। अच्छा, बाहर की आउटलाइन वो की वो रहनी है, अंदर उठा पटक होगी। ठीक है, ये बदलाव हो सकता है। जोधपुर में यदि देखें तो फिर बाद में इसके अंदर जोधपुर और पाली तो रहेंगे, लेकिन ये फिर अलग से निकल जाएंगे और ये जालोर, सिरोही वाले ये भी बदलाव में आ जाएंगे। तो इस जोधपुर, पाली, नागौर और फलोदी इसके अंदर रहेंगे फिर। ठीक है, अब बात करें अपन कि बाड़मेर जिले की स्थिति कैसी रहेगी।
बाड़मेर संभाग की स्थिति कैसी रहेगी? तो बाड़मेर जो है पहले संभाग नहीं था, अब नया बनेगा। ठीक है, बाड़मेर पहले संभाग नहीं था, जोधपुर संभाग के अंदर ही बाड़मेर आ जाता था। तो बाड़मेर की स्थिति ये रहेगी साथियों कि इसके अंदर अब होंगे बाड़मेर जैसलमेर, क्यों बाड़मेर जैसलमेर पास पास ही पड़ते हैं, और जालोर, जालोर भी बाड़मेर से बिल्कुल टच में पड़ता है, पास पड़ता है, तो ये हो जाएगा। और नया गठित जो जिला है बालोतरा बनेगा, वो चूंकि अब बालोतरा बाड़मेर जिले का हिस्सा है, लेकिन बालोतरा नया गठित होने के बाद में वो फिर बाड़मेर संभाग के अंदर आ जाएगा। तो बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर को जोधपुर संभाग से और बालोतरा को नव गठन के बाद में इसमें जोड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है वो यहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र, बाड़मेर जैसलमेर जालोर और बालोतरा वाला क्षेत्र ये रहेगा, यानी कि सरहदी टच में जो है वो ये रहने वाला है, इधर वाला क्षेत्र ये तो रहेगा। ठीक है, अब बात करें साथियों अपन अजमेर संभाग की, तो पहले 4 जिले थे जो जिसमें थे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, जिसकी अपन ने ट्रिक पढ़ी थी अभी ना टोंक। ठीक है ना, ये चीज पढ़ी थी। अब जो स्थिति बदलेगी तो उसके अनुसार स्थिति ये रहेगी कि अजमेर, टोंक, ब्यावर और कुचामन सिटी, ये 4 जिले इसके अंदर रहने वाले हैं, जिसमें ब्यावर और कुचामन सिटी दो नए जिले जो है वो इसके अंदर अपने अजमेर संभाग में जुड़ेंगे और अजमेर संभाग में ये मिलने की संभावनाएं रह जाएगी। अब अजमेर संभाग देखें तो बिल्कुल सेंटर के अंदर है, ये अजमेर संभाग की पहले की स्थिति थी और अब स्थिति जो है कुछ उलट होगी, 2 नए जिले इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बात करें अपन चित्तौड़गढ़ संभाग की, तो पहले चित्तौड़गढ़ संभाग नहीं था, उदयपुर का ही हिस्सा था, लेकिन अब जो है ये नया संभाग बनेगा। तो इसकी स्थिति ये रहेगी कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा समेत ये 4 जिले रहने वाले हैं। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को उदयपुर संभाग से मिलाया जाएगा और भीलवाड़ा को अजमेर संभाग से इसके अंदर मिलाया जाएगा, ये स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं अपन उदयपुर संभाग की। पहले इसके अंदर 6 जिले थे, जिसके अंदर आपके अपन ने इसकी ट्रिक भी पढ़ी थी, जिसके अंदर उदय और प्रताप रांची में डूबा, इस तरीके से ट्रिक पढ़ी थी। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये स्थिति पहले की थी। अब जो परिवर्तन होगा उसके बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और सिरोही, ये 4 जिले इसके अंदर रहने वाले हैं। तो सिरोही को मिलाया जाएगा, जोधपुर संभाग से जोड़ने की संभावना रहेगी और सिरोही को जोधपुर संभाग से जोड़ने की संभावना इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, इस तरीके से साथियों इसमें काफी सारे जो है अपने बदलाव होने वाले हैं। अच्छा देखो, इतना रिपोर्ट के अनुसार इसने भी लोड लिया नहीं ठीक से। चलिए, इसके अंदर शायद कुछ टेक्निकल समस्या आ गई है, तो अपन को ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा ही इसको अपन कर देते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बचे और अपन इसको और अच्छी तरीके से जान पाए। ठीक है, समय ज्यादा नहीं लेते हुए सीधा ही शुरू करते हैं, क्योंकि 1-2 बार और हुआ है अपने साथ में ऐसा। तो इस तरीके से साथियों ये बदलाव होने जा रहे हैं। अब इस बदलाव में क्या है कि सबसे ज्यादा जो परेशान होंगे, सबसे ज्यादा परेशान होंगे जिनकी नियमित स्टडी चल रही है, जिसका नियमित अध्ययन चल रहा है और अब परीक्षाओं का दौर है। तो अब जो परीक्षाएं चल रही है उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अब इस नए गठन के बाद में किन्हें ज्यादा फायदा होने वाला है और किन्हें नुकसान हो सकता है, इस पे बात करेंगे। देखो, आम जनता को तो इसके अंदर सीधा सीधा फायदा ही है। फायदा यूं है कि आम जनता के तो जो है काम बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, जैसे ही कोई नया जिला गठित होता है। अच्छा, नया जिला जो अब जैसे काफी सारे गठन होने की स्थिति सामने आई है, तो अब जो दूसरे जो एक्टिव नहीं थे, जो सांसद और विधायक एक्टिव नहीं थे, वो भी अब एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो अपने क्षेत्र के अंदर से नया जिला बनाने के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। ये बात आप मान के चलें। तो अब अपन बात करते हैं आगे, अपना सिस्टम फिर से चालू हो चुका है, तो अगली जो है इस स्लाइड की तरफ अपन बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या स्थिति और रह सकती है। ठीक है, एक एक चीज, अब प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जुड़े हुए विद्यार्थी काफी सारे इस पर टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि क्या हो सकता है। तो अभी आपको विचलित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि यदि अपन देखें तो एक बात मान के चले आप कि मतलब किसी की शादी जैसे करनी है तो ये लड़की देखने जाते हैं तभी शादी नहीं हो जाती, उसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया चलती है। तो इसमें भी समय तो लगेगा, लेकिन कितना समय लगेगा उस पर अपन अभी स्लाइड के जरिए ही बात करते हैं। ये चीजें अपन ने समझ ली थी काफी सारी, तो अब अपन आगे की स्थिति पे चलते हैं। ठीक है, उदयपुर संभाग वाला अपन ने समझ लिया
और कोटा और भरतपुर संभाग, ये चीज अपन को अब देखनी थी। ठीक है, कोटा में पहले 4 जिले थे और अभी भी 4 ही रहने वाले हैं, अभी तक इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक चीज होगी कि राजस्थान की तीसरी पुलिस कमिश्नरेट यहां पे प्रस्तावित है। पहली 2 जयपुर और जोधपुर के अंदर है ही, और यहां पे तीसरी है, तो वो बजट में घोषणा हो सकती है। यदि भरतपुर संभाग की बात करें तो पहले 4 जिले थे, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एसबीसी की कॉलेज धौलपुर में इस तरीके से ट्रिक से याद किया था। इसके अंदर भी कोई बदलाव होने वाला नहीं है, तो ये 2 संभाग जो है वो किसी तरह से बदलाव के अंदर नहीं आने वाले हैं। अब बात करते हैं साथियों, किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो कि बजट के अंदर घोषणा करते ही ये चीज लागू हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यदि आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो ऐसे समझो कि जैसे ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया था, तो उसकी घोषणा 30 जून 2014 को की गई थी और अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी होती है। तो घोषणा करना और उसे लागू करना के अंदर फर्क होता है। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत जनवरी के अंत में जैसे बजट आ रहा है और तुरंत ही बजट होती है कि हाँ भाई 33 जिला बिकर का अब 40 होगा, तुरंत ही नहीं हुआ करे। तो यानी कि जो वर्तमान में भर्ती परीक्षाएं चल रही है, जैसे रीट मेंस है, ठीक है, आने वाली जैसे ईओ है, और जो अब रेगुलर में चल रही है सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ था उसको वापस करवाएंगे, ये है सीईटी 10+2 है, ये सारी, तो ये इससे प्रभावित नहीं होगी। आप लोगों के पास में गोल्डन चांस है कि आप यदि इनकी तैयारी कर रहे हो तो पुरजोर मतलब पूरी ताकत लगाकर इसके अंदर ही आप सीट निकालें, क्योंकि इसके बाद में जैसे बदलाव होते हैं ना, तो न सिर्फ ये जिले बदलेंगे बल्कि मैं बताऊं कि नई जनगणना के आंकड़े अभी आए नहीं है। ठीक है ना, नई जनगणना कोविड के कारण प्रभावित हुई तो लेट हुई है। नई जनगणना के आंकड़े आने से वो भी चीजें बदलेगी, सारे ही मतलब भूगोल पूरा बदलने वाला है। भूगोल क्या, इतिहास भी बदलेगा। मैंने बताया ना आपको कि जैसे हर जिले के फिर अलग अलग बढ़ जाएंगे सारे। संस्कृति है तो संस्कृति जो जिससे रिलेटेड कोई है, कोई लोक कला है, कोई लोक नाट्य है, तो वो सारे बदलेंगे। कोई मंदिर किसी जिले के अंदर था, अब वो किसी दूसरे जिले के अंदर पढ़ना पड़ेगा। कोई किला कहीं और था, अब उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी जो है मातापच्ची होने वाली है। यदि अपन बात करें कि किसको फायदा है और किसको नुकसान ये नए जिलों के गठन होने के बाद में, तो फायदा किसको है? देखो, यदि आम जनता की बात करें तो आम जनता को फायदा है। ठीक है, आम जनता को फायदा है। ठीक है, वहां की लोकल जो आम जनता उनको सीधा सीधा फायदा ही है। तो ये तो है। अपन बात कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, तो फायदा किसे है? जो नए प्रतियोगी है। ठीक है, नए प्रतियोगी, क्योंकि नए प्रतियोगी है उन्होंने पुराना याद किया ही नहीं है। जो फ्रेशर्स बीएसटीसी या बीएड करके निकलते हैं या फ्रेशर्स ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं और फिर वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें तो सीधी सीधी नई चीज पढ़नी है, उनको बहुत जल्दी याद हो जाएगी और उनके लिए कोई कंफ्यूजन नाम की कोई चीज होगी नहीं। ठीक है, नुकसान किसे है? जो पुराने और अब जो तैयारी कर रहे हैं, अब जो कर रहे हैं पुराने प्रतियोगी, है ना। नुकसान कैसे? कि अब उन्हें पूरा ही डेटा चेंज करना है अंदर। एक तो पूरा नया डेटा डालना है तो कहीं कोई समस्या नहीं होती, एक उस डेटा को रिप्लेस करना है तो वो बड़ी समस्या करती है। कि भाई पहले हमने पढ़ा था कि ये जोधपुर संभाग के अंदर 6 जिले हैं और अब मतलब पूरा ही चेंज, तो पूरी तरीके से अपडेट करना है। तो ये उनको सीधी सीधी बात है कि पुराने जो अभ्यर्थी है वो अब जितने लग जाए उतना बढ़िया है, बाकी तो उनके नहीं तो फिर नए सिरे से पूरा कंपटीशन नया होगा, जिसके अंदर ज्यादातर, जहां पे देखो बिल्कुल सत्य बात है कि ज्यादातर जो फ्रेशर्स होंगे और बिल्कुल तल्लीनता से लगेंगे वो आगे निकलने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो पुराने प्रतियोगियों को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है। जब भी कोई बदलाव होता है तो उन्हें काफी सारी चीजें जो पड़ी हुई होती है वहां से नुकसान होने की चांस रहती है। ठीक है, और फायदा किसे है? कि सारे लेखक, ठीक है, लेखक में आप मुझे भी शामिल कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं भी लेखक हूं, तो दिखती बात है कि पुस्तकें जिसकी भी आती है उसको कहीं ना कहीं से रॉयल्टी वगैरह सारा फायदा होता है। तो सारे लेखक जितने भी हैं, क्योंकि सारी पुस्तकें, मान लीजिए कोई पुस्तक काफी समय से अपडेट नहीं हुई तो उन्हें भी जक मार के अपडेट करनी ही पड़ेगी अब, नहीं तो नहीं चलेगी। तो सारे जितने भी लेखक हैं, जितने प्रकाशक हैं, उन सभी को फायदा निश्चित रूप से है। ठीक है, और इसके अलावा सारे यूट्यूब चैनल इनको फायदा है। फायदा क्यों है? अब तरह तरह की अपडेट आएगी, फलाना हो रहा है, ढिकना हो रहा है, पूछड़ा हो रहा है, वो सब। ठीक है, तरह तरह की अपडेट और तरह तरह के जैसे नए जिले गठन होते हैं तो हर तरह के वीडियो आएंगे और
अभ्यर्थियों के पास में ऑप्शन क्या है? सीखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अपडेट लेनी पड़ेगी। तो जितने भी यूट्यूब चैनल है उन्हें निश्चित रूप से फायदा होगा। और फायदा किसे होगा? जितनी भी कोचिंग संस्थानें हैं, ठीक है ना, कोचिंग संस्थानें। क्यों फायदा होगा? क्योंकि नए बैच चलेंगे सारे के सारे, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, नए बैच चलेंगे पूरी तरीके से। मान लीजिए किसी ने पहले की कोचिंग कर रखी है, उसके नोट्स बने हुए, उसे अब कोचिंग करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, वो सेल्फ स्टडी करता था, लेकिन अब उसे भी कहीं ना कहीं ये आवश्यकता महसूस होने लगेगी। तो एक बार फिर से यदि आप देखोगे तो इसमें भी सरगर्मियों का दौर आएगा कोचिंग क्षेत्र के अंदर। बहुत सारे ये इनको सीधा सीधा फायदा होगा। चाहे मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो दिखती सी बात है कि फायदा होगा। अब कोई कहता है कोई नहीं कहता, वो बात अलग है, लेकिन निश्चित रूप से कि कोई किसी का प्लेटफॉर्म है जो कुछ सिखा रहा है तो उसको सीधा सीधा फायदा होना है, ठीक है। तो ये तो इन सभी को तो फायदा होना ही होना है। इसके अलावा यदि बात करें कि अब नुकसान किस किस को है, तो ये मैंने बता दिया कि पुराने अभ्यर्थी जितने भी हैं उनको नुकसान है, ठीक है। जो पहले की जो चीजें अपडेट हो रही थी उन्हें वहां पे सीधा सीधा नुकसान है। तो मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूं कि अभी तक यदि आप हल्के में ले रहे थे प्रतियोगी परीक्षाओं को कि क्या है निकाल देंगे, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं। जब बदलाव होता है ना किसी चीज में और वापस से वो चीजें फिर से याद करनी पड़ती है, सीधी बात बता रहा हूं, खोपड़ा खिसकता है, ठीक है ना। तो वहां पे अब आपको जो है अपडेट होकर यहां पे अभी आप जो है 2-4 महीने आप मान के चले कि 2-4 महीने तक ये कोई भी नए इंप्लीमेंट तुरंत ही नहीं हो जाते, एक प्रक्रिया के दरमियान जो है टाइम लगता है। लेकिन ये जो परीक्षाएं हैं अब इनके अंदर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लग जाना है और बहुत शिद्दत के साथ में आपको पढ़ना ही ऑप्शन है, ठीक है ना। और इसके साथ में अब कई विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि सर हम पढ़ तो लेंगे लेकिन ये पेपर लीक प्रकरण वगैरह ये, तो ये देखो ये न सिर्फ अभी बल्कि 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है भर्तियां संपन्न हुई है, काफी सारे विद्यार्थी जो है अपनी अपनी उन्होंने नौकरियां प्राप्त की है। तो यदि आप इसी चीज को सोचते हैं तब तो सीधी सीधी तौर पर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मैं खुद भी समझता हूं कि ये बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन आप 24 घंटे दिन रात सिर्फ इसी के बारे में सोचें तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी और आपका पड़ोसी जो है वो मेहनत करके भी अंदर नौकरी लग जाएगा। तो देखो विरोध करना एक अपनी बात है और बिल्कुल विरोध करना चाहिए और न्याय होना चाहिए, ये बात है, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी साथ में नियमित रखना बहुत जरूरी है। नहीं अपन विरोध करते रह जाएंगे और पड़ोसी जो है सीट ले जाएगा तो वो भी कहां तक सहन होगा। तो ये चीजें हैं साथियों, आप लोगों को पूरी ही एक रिपोर्ट के माध्यम से, एक पूरी विश्लेषण के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है और ये सभी के लिए समझना बहुत जरूरी था, फायदेमंद था। अब इसमें क्या बदलाव हो सकता है, वैसे बदलाव ज्यादा होने की संभावना है नहीं, लेकिन क्या हो सकता है उसको देखेंगे कि क्या होता है। यदि कोई ऐसी अपडेट भी होगी तो अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको तुरंत ही वो भी बता दिया जाएगा। और ये ध्यान रखें कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आप बिल्कुल मेहनत के साथ में पढ़ते जाएं। जो भी कोई अपडेट होगी या कुछ ऐसा आता है वापस सामने तो आपको तुरंत, और यदि कोई ऐसी चीजें आएगी भी तो आपको ये बात है कि यहां से पूरी चीजें समझाई जरूर जाएगी। क्लासेस भी है तो यहाँ यूट्यूब पे आपको करवा दी जाएगी, सारी चीजें जो है आपके अनुसार अब तक होती आई है और वो आगे भी होगी। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो आगे के वीडियो में यदि कुछ ऐसा बताने लायक होगा तो जरूर बताऊंगा। बाकी आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहे, अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।